आप सभी का आज की कक्षा में स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं हमारा राजस्थान कक्षा 6। इससे पूर्व इसके अध्याय 1 का हमने अध्ययन कर लिया। अध्याय 1 जिसमें राजस्थान का परिचय था। अगर आप लोगों में से किसी ने वह वीडियो नहीं देखा है तो एक बार वो वीडियो देख लें, उसके बाद ये वीडियो देखें। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है राजस्थान का इतिहास। राजस्थान का इतिहास अध्याय 2 है। अध्याय 1 पढ़ा था जिसमें अपन ने पूरा परिचय पढ़ लिया था एवं उसके प्रश्न भी किए थे। उसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है। अगर आपने अभी तक पीडीएफ नहीं देखी है तो टेलीग्राम चैनल का नाम है TDA कप्पासन KAPASAN। इस चैनल पर जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अध्याय 2 शुरू करते हैं। नाम है राजस्थान का इतिहास। इसके नोट्स भी साथ में मैंने बना रखे हैं, तो आपको नोट्स भी बाद में मिल जाएंगे एवं उस पर भी बात करेंगे हम। चलिए शुरू करते हैं। चित्तौड़गढ़ जिले के छोटे से गांव बाटोली का छात्र रमेश दीवार पर लगे राजस्थान के मानचित्र को ध्यान से देख रहा था। उसने अपने शिक्षक से प्रश्न किया, सर, हमारे राज्य का नाम राजस्थान है, तो हमारे क्षेत्र को मेवाड़ क्यों कहते हैं? मेरे मामा जोधपुर रहते हैं, पर वो कहते हैं कि हम मारवाड़ में रहते हैं, ऐसा क्यों? शिक्षक ने कहा, रमेश, ये मेवाड़ मारवाड़ हमारे क्षेत्र के प्राचीन नाम हैं। राजस्थान जो आज हमें दिखाई देता है, पुराने समय में यह ऐसी राजनीतिक इकाई नहीं था। प्राचीन काल में राजस्थान विभिन्न जनपदों एवं अंचलों में विभक्त था। ये जनपद एवं अंचल भौगोलिक स्थान अथवा वहां रहने वाली जाति के नाम से जाने जाते थे, जैसे जांगल, मरु, अर्जुनायन, शिवी, मेवात, हाड़ौती आदि। यानी कि ये कह रहा है कि जितने भी नाम थे पहले, वो दो चीजों के आधार पर उनके नाम हुए थे। किन किन के? जनपद और अंचल का नाम, या तो भौगोलिक स्थान के हिसाब से या वहां रहने वाली जाति के हिसाब से। चलिए एक मैप दे रखा है, देखते हैं अपन कि उस समय क्या क्या नाम थे। जैसे जांगल, पहला है जांगल, अपने देखा जांगल है। मरुकांतार, मत्स्य, सूरसेन। अब ये नाम आपको पता है, पर यहां से जो सोच पर आधारित प्रश्न बन सकता है, जिसमें आपको थोड़ी सी अपनी समझ लगानी हो सकती है। प्रश्न ये बन सकता है कि ये जो नाम दे रखा है मध्यकालीन या महाकाव्यकालीन राजस्थान। अब महाकाव्यकालीन राजस्थान क्या है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये नाम कब के हैं? जब महाकाव्यकालीन राजस्थान था। महाकाव्यकालीन यानी रामायण महाभारत के समय का राजस्थान। अगर समय की बात करूं तो 1500 से लेकर के 500 ईस्वी पूर्व तक, ठीक है ना, क्योंकि ईस्वी पूर्व है तो रिवर्स चलता है। तो 1500 से लेकर 500 ईस्वी पूर्व तक का जो समय था वो कहलाता था महाकाव्य काल, यानी रामायण महाभारत का काल। उस समय कौन कौन से क्षेत्र थे? जांगल प्रदेश, जांगल की बात करें तो इसमें आएगा बीकानेर। यहाँ पर जो बीकानेर है वो, बीकानेर के अलावा नागौर और जोधपुर का कुछ क्षेत्र जांगल में आता था। फिर मरुकांतार की बात करें तो मरुकांतार में आता था जैसलमेर आ गया। जैसलमेर के अलावा नागौर, नागौर के अलावा चूरू का कुछ क्षेत्र, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर का क्षेत्र मरुकांतार में आता था। मत्स्य की बात करूं तो मत्स्य में आता था अलवर और जयपुर। बाकी भी जो नए जिले बने उनका भी कुछ क्षेत्र था। और सूरसेन की बात करें तो सूरसेन में आता था, एक तो आएगा भरतपुर, फिर आएगा करौली वे धौलपुर। ये सारे क्षेत्र इसमें आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत में आर्यों ने छोटी छोटी बस्तियों को मिलाकर अपने अपने राज्य या जनपदों का निर्माण प्रारंभ किया। महाभारत एवं संहिता ग्रंथों में राजस्थान के कई जनपदों का उल्लेख मिलता है। चलिए कौन कौन से उनकी बात करते हैं। तो पहला है मरु। ऋग्वेद सहित हमारे पौराणिक ग्रंथों रामायण, चरक संहिता, महाभारत, वृहद संहिता में मरु प्रदेश का वर्णन आता है। मरु प्रदेश आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र था, जिसमें वर्तमान बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर के कुछ हिस्से सम्मिलित थे। कालांतर में इस क्षेत्र में कुछ विस्तार के साथ कुरु, मृद, जांगल नामक जनपदों का निर्माण हुआ। यानी कि आपको परीक्षा में पूछ सकते हैं कि ये जो मरु था, इसके विस्तार के बाद कौन कौन से जनपद बने, तो ये नाम आपको याद रखने हैं कि कौन कौन से बने, कुरु, मृद और जांगल बने। अगला देखते हैं जांगल। इस जनपद में बीकानेर, नागौर, जोधपुर का कुछ भाग आता था। इसकी राजधानी अहिछत्रपुर थी। इंपॉर्टेंट है, देखो जांगल पूछे सीधा तो बीकानेर क्षेत्र है,
एवं जांगल की राजधानी पूछे तो वर्तमान नागौर या अहिछत्रपुर है। नागौर का उपनाम भी आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है कि अहिछत्रपुर किसका नाम था या पुराना नाम था, तो नागौर का। पौराणिक आख्यानों के अनुसार यादव वंश के बलराम एवं कृष्ण द्वारिका जाते समय इस क्षेत्र से गुजरे थे। फिर आता है मत्स्य। इस जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में है। इस जनपद का उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद के अंदर मिलता है। महाभारत में मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर या बेराट थी। क्या राजधानी थी? विराटनगर या बेराट। ये जनपद अलवर एवं जयपुर के मध्य स्थित था। इस स्थान का वर्णन चीनी यात्री युवान चांग ने भी किया। मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार प्रश्न पूछा, इससे प्रश्न पूछेगा तो क्या पूछेगा? इसका उल्लेख किसमें मिलता है? तो ऋग्वेद में। इसकी राजधानी क्या थी? तो विराटनगर या बेराट। और ये जनपद अलवर और भरतपुर के मध्य था। और इसका वर्णन कौन सा चीनी यात्री करता है? मोस्ट है, हो सकता है परीक्षा में देखने को मिले, तो कौन? युवान चांग इसका उल्लेख करता है। एवं एक बात और ध्यान रखनी है कि अगर आपको पूछ ले कि वर्तमान में जो मत्स्य जनपद या विराटनगर है वो किस जिले में आता है, तो अब जयपुर में ना आकर के वो किस में आएगा? यहाँ पर नया जिला बना, तो कौन सा? कोटपुतली बहरौर जिले में आता है। कौन? विराटनगर या बेराट। परीक्षा के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मतलब बाकी ये ध्यान रखना योध्य है। अगर योध्य की पूछे तो योध्य यानी योध्य के बारे में पूछेगा तो ये गंगानगर में उत्तरी राजस्थान का हिस्सा है, वहां योध्य है। अर्जुनायन जो था, अर्जुनायन अलवर में भरतपुर के यहाँ था। मालव अगर आपको पूछे तो मालव का ध्यान रखना, एक तो टोंक, मालव में मेन ध्यान रखना है टोंक। टोंक के अलावा अजमेर, और अजमेर के अलावा कुछ हिस्सा मेवाड़ का इसमें आता है। वहीं सीवी, सीवी चित्तौड़, सीवी की जो राजधानी थी वो थी मध्यमिका। मध्यमिका वर्तमान में नगरी गांव, तो ये ध्यान रखना है। और ये कब थे, ये विशेष ध्यान रखना है। देखो उनका नाम पूछे जो थे अभी, वो कब के थे? महाकाव्यकालीन। महाकाव्यकालीन में कौन थे? जांगल था। महाकाव्यकालीन एक बार वापस बता रहा हूं, महाकाव्यकालीन में जांगल था, मत्स्य था, सूरसेन था, सूरसेन के अलावा मरु कांतार, क्या था? मरु कांतार था। ये कब था? महाकाव्यकालीन। महाकाव्यकालीन। एवं अगर पूछे कि मौर्योत्तर काल, यानी मौर्य का उत्तर जो काल था, यानी कि बाद का जो ढलान का काल था, उसमें पूछे तो योध्य, अर्जुनायन, मालव, शिवी, ये कब थे? परीक्षा में पूछ सकते हैं कि निम्न में से मौर्योत्तर काल का जनपद कौन सा नहीं है, और नाम दे दे योध्य, अर्जुनायन, मालव, जांगल, तो अपन को पता ही नहीं चलेगा क्या है। तो ध्यान रखना है कि जांगल महाकाव्य में, महाकाव्य काल में था, ना कि मौर्योत्तर काल में। चलिए अगले पे चलते हैं, इनकी व्याख्या पढ़ते हैं जो भी नाम देखे। पहला है सूरसेन। राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर, करौली के अधिकतर भूभाग प्राचीन सूरसेन जनपद में सम्मिलित थे। इस जनपद की राजधानी मथुरा थी। पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय सूरसेन या सौरसेन का उल्लेख किया है। बयाना प्रशस्ति में भी सूरसेन नामक राजवंश का वर्णन मिलता है। इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, बयाना प्रशस्ति में किसका वर्णन मिलता है? तो सूरसेन नामक राजवंश का। सिकंदर के आक्रमण के पश्चात अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने को उत्सुक पंजाब और तक की कुछ जातियां राजस्थान में आकर बस गई। इनमें अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध मालव, शिवी, अर्जुनायन आदि जातियां प्रमुख थी। याद रखना है कि पूछ ले कि ये नाम मालव, शिवी, अर्जुनायन किसके नाम पर पढ़े, तो जातियों के नाम पर पढ़े। फिर बात करें शिवी, शिवी की बात करें तो शिवी आधुनिक उदयपुर के पूर्व पश्चिम तथा उत्तर का संभागीय प्रदेश में है। शिवी जाति के आधिपत्य स्थापित किया। आधुनिक उदयपुर के पूर्व पश्चिम तथा उत्तर का संभागीय प्रदेश, यानी जो उदयपुर संभाग है उसके क्षेत्र की बात हो रही है कि पूर्व में, पश्चिम में और उत्तर में जो जिले हैं उदयपुर संभाग में, वहां पर शिवी जाति ने क्या किया? आधिपत्य स्थापित किया। इसीलिए यह शिवी जनपद के नाम से जाना जाता था। इसकी राजधानी मंजमिका या मध्यमिका थी। इसके अवशेष चित्तौड़ के पास नगरी नामक गांव में मिलते हैं। इस भूभाग को मेदपाट, मेवाड़ तथा प्रागवाट भी कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, परीक्षा में प्रश्न आएगा। पहला कि शिवी की राजधानी क्या थी? तो शिवी की राजधानी क्या थी? मध्यमिका। मध्यमिका वर्तमान में कौन सा गांव है? तो नगरी गांव है चित्तौड़ के पास। फिर आएगा कि मेवाड़ का प्राचीन नाम क्या था? तो
मेदपाट ओब्लिक प्रागवाट मेवाड़ का नाम था। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए अब इसके नोट्स देख लेते हैं जो भी पढ़ा हमने। पहला, मरु प्रदेश, कि मरु प्रदेश का उल्लेख या वर्णन किन किन में मिलता है। मोस्ट तो ऋग्वेद, रामायण, चरक संहिता, महाभारत, वृहद संहिता में मरु प्रदेश का वर्णन मिलता है। इसमें कौन से जिले? तो बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर। फिर आता है जांगल। जांगल की राजधानी पूछे तो अहि छत्रपुर, नागौर, और वर्तमान जांगल क्षेत्र तो बीकानेर। और कौन कौन सा क्षेत्र आता था जांगल में? बीकानेर, नागौर, जोधपुर का कुछ भाग। पौराणिक आख्यानों के अनुसार बलराम और कृष्ण द्वारिका जाते समय इस क्षेत्र से गुजरे थे। फिर आता है मत्स्य। इस जनपद का उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। और मत्स्य की राजधानी विराट नगर या बेहराट, वर्तमान कौन सा? कोटपुतली, बहरौट। और इसका वर्णन कौन करता है? चीनी यात्री युवान चांग। इसके नोट्स आपको अपना जो टेलीग्राम चैनल है टीडीए कप्पासन का, तो टीडीए कप्पासन में आपको ये मिल जाएंगे पूरे नोट्स। जो भी मैं ये दिखा रहा हूँ नोट्स, ये सारे उसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको। फिर आता है सूरसेन। राजधानी क्या थी सूरसेन की? मथुरा। सूरसेन में राजस्थान के कौन से जिले आते थे? भरतपुर, धौलपुर, करौली। और बयाना प्रशस्ति में सूरसेन राजवंश का वर्णन मिलता है। और 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व यूनानी लेखक जो थे उन्होंने भी इसका उल्लेख किया है। फिर बात करते हैं शिवी। शिवी की राजधानी मध्यमिका यानी नगरी, ठीक है। एवं इस भूभाग को क्या कहते थे? मेदपाट या प्रागवाट कहते थे। फिर बात करें अर्जुनायन। अर्जुनायन यानी उस समय का या वर्तमान का अलवर, भरतपुर। और अर्जुनायन ने मालवू के साथ मिलकर विदेशी शत्रुओं को परास्त किया। ये आगे आ रहा है, देखते हैं। ये शिवी की बात अपन ने करी ली कि मध्यमिका थी और अर्जुनायन में अलवर, भरतपुर था। एवं अर्जुनायन ने मालवू के साथ मिलकर, दोनों जातियां थी अर्जुनायन और मालवा, तो दोनों ने मिलकर विदेशी क्षत्रपु को परास्त किया। अब यहां दिक्कत आती है ये सब समझने में कि क्षत्रप क्या होते हैं। क्षत्रप क्या होते हैं? तो क्षत्रप ध्यान रखना कि भारत में एक जाति थी संक जाति का नाम सुना होगा। तो संक जाति के अंदर जो प्रांत प्रमुख था, जो प्रांत प्रमुख हुआ करता था, यानी प्रांत का मुखिया या वर्तमान में राज्यपाल कह दो, वो क्या कहलाता था? क्षत्रप कहलाता था। तो अर्जुनायन ने वे मालवू ने मिलकर किन्हें परास्त किया? क्षत्रपु को, यानी कि संक जाति के जो लोग थे। फिर बात करते हैं मालव। मालवू की शक्ति का केंद्र जयपुर के निकट नगर था जो वर्तमान में टोंक जिले में स्थित है। मालव पूछे तो टोंक किस क्षेत्र में थे? टोंक में। कालांतर में यह अजमेर, टोंक एवं मेवाड़ क्षेत्र तक फैल गए। टोंक, प्रतापगढ़ एवं झालावाड़ का क्षेत्र मालव देश के अंतर्गत आता था। मालवू की दिग्विजय का यूप अभिलेख नांदसा भीलवाड़ा में लगा है। मोस्ट है ये, परीक्षा में पूछेगा कि मालवू की दिग्विजय का अभिलेख कहाँ है? तो नांदसा भीलवाड़ा में है, ठीक है। और मालव यानी अपन जिसे कहते हैं मालवा, यही अपने प्रतापगढ़, झालावाड़, टोंक का क्षेत्र हो गया, यानी मेवाड़ का भी कुछ क्षेत्र इसमें आ रहा है। फिर आता है योध्य। राजस्थान के उत्तरी भाग का योध्य भी एक शक्तिशाली गणतंत्री कबीला था। संभवतः योद्धियों ने उत्तरी राजस्थान से कुषाण शक्ति को नष्ट किया। अब यहाँ आ सकता है पहला कि ये कबीला कैसा था? तो गणतंत्री था। फिर कुषाण शक्ति को किसने मिटाया? उत्तरी राजस्थान से तो योद्धियों ने मिटाया। फिर एक गुप्त काल तक भी यह गणतंत्री व्यवस्था अपने अपने क्षेत्र में बनी रही। ऐसा प्रतीत होता है कि गुप्त सम्राटों ने इन्हें अर्ध आश्रित रूप में बनाए रखा, परंतु 5वीं सदी के बाद हूण आक्रमणों ने यहाँ के गणतंत्री जनपदों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया। वृहद संहिता नामक ग्रंथ में इनके पतन की चर्चा है। इसके बाद ये जनपद अन्य नामों और सीमाओं को लेकर सामने आते हैं, जैसे मेवाड़, वागड़, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़ व मेवात। देखिए ये योद्ध कबीला जो दे रखा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे कई सारे प्रश्न बन सकते हैं कि पहला गणतंत्र कबीला था, योद्धियों ने कुषाणों की शक्ति को नष्ट किया, फिर गुप्तों ने इन्हें अर्धाश्रित किया, और अगर पूछे कि ये जो जनतांत्रिक व्यवस्था थी या योद्धे जो थे इनको किसने समाप्त किया, तो हूणों ने समाप्त किया। किसने? हूणों ने। एवं बाद में जो ये क्षेत्र थे ये आगे चल करके किन नामों से ये हुए 5वीं सदी के बाद? तो वर्तमान जो अपन कहते हैं मेवाड़, वागड़, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़, मेवात, वो सारे अभी अपन नक्शे में इसको वापस देख लेंगे। फिर आता है मेवाड़, क्योंकि अब अपन बात क्या हो गई कि इनके बाद भाई पहले आया महाकाव्यकालीन, फिर आया मौर्योत्तर कालीन, अब आया 5वीं सदी के बाद का जो नाम बाद में फिर और बदल गए। तो मेवाड़ की बात करें तो प्राचीन शिवी जनपद वाले क्षेत्र को मेवाड़ कहा जाता है। जो पहले शिवी था वो बाद में क्या हो गया? मेवाड़ हो गया। आधुनिक उदयपुर,
चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा जिले इस क्षेत्र में आते हैं। ये ध्यान रखना, मेवाड़ में पूछ सकते हैं कि कौन कौन से आधुनिक जिले आते हैं, तो उदयपुर आता है, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, डूंगरपुर बांसवाड़ा नहीं आता है। इस क्षेत्र पर 7वीं शताब्दी से आधुनिक राजस्थान के निर्माण तक गुहिल व सिसोदिया वंश का राज्य रहा। नागदा, आहड़, कल्याणपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चावंड, उदयपुर आदि समय समय पर इसकी राजधानी रही। यहाँ की बोली मेवाड़ी है। अब ध्यान रखना, ये पूछ सकते हैं कि भाई गुहिल व सिसोदियों का राज मेवाड़ पर कब से हुआ, तो 7वीं शताब्दी से हुआ। मेवाड़ की राजधानी कौन कौन सी हुई, अब यहाँ दिक्कत आ सकती है आपको, क्योंकि नागदा फिर भी आपको पता है, आहड़ पता है, चित्तौड़, कुंभलगढ़, चावंड, उदयपुर पता है, ये कल्याणपुर का ध्यान रखना। परीक्षा में पूछ सकते हैं निम्न में से मेवाड़ की राजधानी कौन सी नहीं रही, और परीक्षा में आ जाए नागदा, आहड़, कल्याणपुर व मध्यमिका, तो आप पक्का कल्याणपुर करेंगे कि नहीं रही, पर ऐसा नहीं है, मध्यमिका नहीं रही, क्योंकि मध्यमिका तो जब मेवाड़ बना उससे पहले थी, शिवी की राजधानी थी। तो ध्यान रखना कि मेवाड़ की राजधानी कौन कौन सी रही, नागदा, आहड़, कल्याणपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चावंड व उदयपुर। चलिए अगला देखते हैं। फिर आता है वागड़। राजस्थान में 2 क्षेत्र वागड़ के नाम से जाने जाते हैं। पहला एक डूंगरपुर बांसवाड़ा एवं दूसरा पिलानी के पास नरहड़, भादरा, नौहर व कन्ना का क्षेत्र। यानी एक तो ये डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले को वागड़ कहते हैं, एक जो ऊपर है जहां पर अपन पढ़ते हैं नरहड़ के पीर, वागड़ के धनी, शक्कर वाले बाबा, तो वो क्षेत्र भी वागड़ कहलाता है। किंतु अधिकतर दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा के भूभाग को वागट या वागड़ कहा गया है। इसकी बोली वागड़ी है, बिली बोली जिसको कहते हैं। फिर मारवाड़। प्राचीन मरु प्रदेश ही कालांतर में मारवाड़ कहलाया। 7वीं सदी में इसके मंडोर यानी जोधपुर क्षेत्र पर गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया। बाद में इस क्षेत्र पर राठौड़ वंश का आधिपत्य स्थापित हो गया। यानी कि जब अपने यहाँ पर गुहिल वंश ने शासन स्टार्ट किया 7वीं शताब्दी में, तब वहाँ जोधपुर या मंडोर क्षेत्र में किसका था, गुर्जर प्रतिहारों का शासन था। बाद में कौन हो गए, राठौड़ हो गए, जो आज़ादी तक राठौड़ ही रहे थे। फिर आता है हाड़ौती। तो हाड़ौती कोटा बूंदी का क्षेत्र क्या कहलाता था, हाड़ौती कहलाता था। प्राचीन काल में इस भाग पर मीणा जनजाति का आधिपत्य था। मीणा वंश का बूंदा के नाम पर ही, मीणा वंश का बूंदा की जगह का की जगह क्या होना चाहिए, मीणा वंश के बूंदा के नाम पर ही बूंदी का नामकरण हुआ। कालांतर में चौहान वंश की हाड़ा शाखा ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, तभी से इस भूभाग को एवं यहाँ की बोली को हाड़ौती कहते हैं। ध्यान रखना कि हाड़ा किस वंश के थे, चौहान वंश के थे। और ये क्षेत्र किसने बनाया, तो मीणाओं ने बनाया। और बूंदी नाम किस पे पड़ा, बूंदा मीणा की वजह से पड़ा। और वहां की बोली क्या है, हाड़ौती। मानचित्र में एक बार इनको पढ़ लेते हैं, फिर देख लेंगे अपन। फिर आता है डूंडाड़। जयपुर है उसके आसपास का क्षेत्र डूंडाड़ के नाम से प्रसिद्ध रहा था। 12वीं सदी में कछावा राजपूतों ने यहाँ की स्थानीय जनजाति मीणाओं और बड़ गुजरू को परास्त कर अपने राज्य की नींव डाली। इस क्षेत्र की भाषा डूंडाड़ी है। जयपुर के आसपास कौन सी बोली बोली जाती है, डूंडाड़ी। एवं कछावा राजवंश की स्थापना कब हुई, 12वीं शताब्दी में। फिर आता मेवात। अलवर भरतपुर का वह क्षेत्र जहां मेव जाति की अधिकता रही मेवात कहलाता है। मेवातियों का प्रसिद्ध नायक हसन खां मेवाती, जो खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया। ये पूछ सकते हैं परीक्षा में कि राणा सांगा का ऐसा कौन सेना नायक था जो मेव जाति से था, तो हसन खां मेवाती। इन सब अंचलों के अतिरिक्त भी राजस्थान के कुछ अन्य क्षेत्र जैसे जैसलमेर को मांड, मोस्ट इंपोर्टेंट मांड या वल, जोधपुर का दक्षिणी भाग गुर्जरत्रा यानी गुर्जर प्रतिहारों का क्षेत्र, प्रतापगढ़ को कांठल, झालावाड़ का क्षेत्र मालवा, चूरू सीकर झुंझुनू का क्षेत्र शेखावाटी, ब्यावर अजमेर का क्षेत्र मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता है। राजस्थान और इसके विभिन्न क्षेत्र भूगोल और परिस्थितियों के फलस्वरूप अनेक बोलियों, वेशभूषा, व्यवहार और परंपराओं का धनी है। शिक्षक द्वारा अपनी बात समाप्त करते ही नरेश और उसके साथियों को ऐसा लगा कि वे राजस्थान के हर अंचल को समझ चुके हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है, बताएं, क्या अब आपको समझ में आ गया है कि इनमें क्या क्या चीज थी? अगर नहीं तो एक बार मैं आपको वापस रिवाइज करवा देता हूं। फटाफट से क्षेत्र के नाम मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। देखो, अगर मध्यकाल महाकाव्य काल के पूछे पहले तो महाकाव्य काल में कौन कौन से थे, वापस रिवाइज करा रहा हूं जल्दी से 2 मिनट में। महाकाव्य में कौन था, जांगल यानी बीकानेर, मरुकांतार, ठीक है। फिर मत्स्य
फिर सूरसेन, ये थे कब? महाकाव्य काल में। फिर पूछे मौर्योत्तर काल, तो मौर्योत्तर काल में पूछे तो मौर्योत्तर काल में पूछे तो कौन? एक तो योध्य के बाद पूछे तो अर्जुनायन के बाद मालव, और मालव के अलावा शिवी, ये कब थे? मौर्योत्तर काल में थे। फिर बात करें कि इसके बाद जो आए थे, वो आए थे यानी कि 5वीं सदी के बाद जो आए थे वो थे शेखावाटी में चूरू, सीकर, झुंझुनू, याद रखना, पूछा जा सकता है। मेवात में पूछे तो क्या होगा? मेवात में अलवर, भरतपुर का जो क्षेत्र होगा वो हसन खां मेवाती वाला। ढूंढाड़ तो जयपुर के आसपास का। हाड़ौती में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। ढूंढाड़ मेवाड़ में पूछे तो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ का हिस्सा जो आएगा वो किस में आएगा? मेवाड़ के अंदर आएगा। और एक आएगा राजसमंद, ये सारे किस में आएंगे? मेवाड़ में। वागड़ में पूछे तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा। मारवाड़ में पूछे तो ये जोधपुर और ये पूरा जो हिस्सा आ रहा है ये मारवाड़। और मांड में पूछे तो मांड में जैसलमेर, मांड या वल। और यहीं जोधपुर के यहाँ पर क्या था? अरे जोधपुर के पास में क्या था? अभी जस्ट अपन ने पढ़ा था गुजरात, ये गुर्जरत्रा, ये ध्यान रखना है। और ये आपको एक मानचित्र लेना है, इसके ऊपर ये सारा बना भी देना है। शेखावाटी, मेवात, ढूंढाड़, हाड़ौती, ये सारा बना देना ताकि आपको आसानी रहे। अब इनके नोट्स एक बार देख लेते हैं। ये सारे नोट्स है जो भी आपको मैंने पढ़ाए। मालूम में कौन सा आ गया? तो ये सारे जिले आ गए। और इनका विलय किसमें मिलता है? नानसा में। योद्धियों का पूछे तो उत्तरी बाग शक्तिशाली गणतंत्री कबीला था और इन्होंने कुषाण शक्ति को नष्ट किया, और इनकी चर्चा व्रत संहिता ग्रंथ में मिलती है। और इनको पूछ ले कि भाई योद्धियों को नष्ट किसने किया? तो योद्धियों को नष्ट संभवतया किसने किया था? हुणों ने किया था। किसने? हुण ने। और मेवाड़ का प्राचीन जो जनपद था शिवी था, और बाद में मेवाड़ बना 7वीं शताब्दी के बाद, और ये इनकी राजधानियां रही। इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी टीडीए का पर्सन के ग्रुप में। फिर बात हुई वागड़ की, वागड़ के बाद मेवाड़ के बाद हाड़ौती के बाद ये कुछ क्षेत्र और थे जो आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। जैसलमेर को जैसे मांडियावल, जोधपुर का जो क्षेत्र था उसे क्या कहते हैं? गुर्जरत्रा कहते हैं। ठीक है, जो दक्षिणी क्षेत्र था। प्रतापगढ़ को काठल, एवं काठल का ताजमहल किसे कहते हैं? परीक्षा पूछ रहे तो काका जी की दरगाह। और राजस्थान का ताजमहल पूछे तो जसवंत थड़ा। ठीक है, झालावाड़ का मालवा क्षेत्र हो गया, चूरू, सीकर, झुंझुनू, शेखावाटी, और ब्यावर अजमेर का क्षेत्र मेरवाड़ा। चलिए इसके प्रश्न देख लेते हैं, आपको आसानी से आ जाएंगे। है कि मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? बताएं, मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? आपको कमेंट में बताना है कि मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी। तो मत्स्य जनपद की राजधानी पूछे तो क्या थी? विराटनगर या बेराट। कोटा बूंदी वाला क्षेत्र क्या कहलाता था? हाड़ौती। चौहान वंश की शाखा थी हाड़ा, उनकी वजह से। ब्यावर अजमेर का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो मेवाड़ में मारवाड़ का मिक्स था, तो मेरवाड़ा। जयपुर है उसके आसपास के क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? ढूंढाड़ी। महाभारत कालीन किन्हीं 2 जनपदों के नाम। देखो आ गया ना। अब आपको ने तो महाभारत का नाम तो कोई पढ़ा ही नहीं, पर अपने क्या बात की? महाकाव्य कालीन 2 जनपद पूछ लिए तो कौन सा? एक तो हो गया जांगल के अलावा मत्स्य। शेखावाटी में कौन कौन से जिला थे? तो चूरू, सीकर, झुंझुनू। हसन खां मेवाती कौन था? तो राणा सांगा का सेना नायक था, एवं उसके अलावा ये मेव जाति का था। फिर 2 प्रश्न है। 5वीं सदी के बाद राजस्थान के गणतंत्री जनपदों की व्यवस्था समाप्त क्यों हुई? तो अपन ने पढ़ा था जब योद्ध कबीला पढ़ा कि 5वीं सदी के बाद हूण आक्रमणों ने यहाँ की गणतंत्री जनपदों की व्यवस्था को खत्म कर दिया। किसकी वजह से हुई? हूणों की वजह से। फिर किन्हीं 3 जनपदों या अंचलों के बारे में लिखिए। तो ये सब आपको प्रैक्टिस कर लोगे तो आसानी से ये सारी चीज़ें आ जाएगी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में अध्याय 3 में। ये अपन लगभग 5 से 7 दिन के अंदर इस पुस्तक को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। एवं अगर आपके जो भी सुझाव है वीडियो में, जो भी आपको लगता है कि आवश्यक बदलाव करने चाहिए, वह बदलाव आप हमें बता सकते हैं। एवं ये जो अभी तक आपको पढ़ाया है, इसके जो नोट्स हैं पेपर पर जो बना रखे हैं, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल TDA
कपासन के अंदर मिल जाएंगे। तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर ले ताकि सारी अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।